let's begin part 3 of the chapter Poverty as a Challenge, chapter number 3 of Economics. So, part अभी तक के जितने भी 2 पार्ट्स हुए हैं उसमें हमने क्या कवर किया था. हमने पूरा का पूरा पॉवर्टी लाइन पढ़ा था. उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट्स, मतलब कि कितने लोग गरीब हैं कि नहीं, ठीक है, कितने लोग गरीब हैं. पॉवर्टी के रेशियो में हमने देखा था परसेंटेज में कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और उन लोगों का टोटल भी देखा था. फिर ये जो है ये मिलियंस में है, मतलब नंबर्स में है. नंबर्स में भी हमने देख लिया था कि इतने लोग टोटली गरीब हैं, ठीक है. इसके बाद आता है हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स. पर इसको पढ़ने से पहले आपका जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो वल्नरेबल है. मतलब वल्नरेबल की मीनिंग आपको पता है ना. वल्नरेबल की मतलब ये देखो, वल्नरेबिलिटी, बस इसी का है, ठीक है. अब हम ये जानते हैं कि वल्नरेबल के लोग कौन होते हैं, जिनको हर एक चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, और उनका मतलब कि उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की, ठीक है. कुछ कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि उनके प्रोपोर्शंस ज़्यादा होते हैं कि वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हों, ठीक है. और वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. वो अगर वो पुअर हैं तो वो पुअर रहेंगे, और पुअर हमेशा के लिए ही रहेंगे, रहेंगे. तो ये एक माइंडसेट बन जाता है जब हम लोग वल्नरेबल लोगों की बात करते हैं. वल्नरेबल लोग अगर हम लोग बेसिकली देखें तो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गए, और वैसे लोग होते हैं जो विडोज वुमेन होती है ना, मतलब जो विधवा होती हैं वो हो गए, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब कि जिनके हाथ पाँव टूटे होते हैं तो वो होते हैं, ठीक है. तो यही हमारे वल्नरेबल होते हैं. अब देखो, वल्नरेबिलिटी हमने पहले ही डिस्कस किया था अपने फर्स्ट पार्ट में, है ना. फिर अब आता है हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स. मतलब हम इतना जान चुके हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, लेकिन कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, तो यही हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस टॉपिक. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. अब देखो, इंडिया में दो चीज़ में वल्नरेबल ग्रुप जो होते हैं ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है. एक होता है हमारा सोशल ग्रुप, ये सारे वल्नरेबल के लिए सोशल ग्रुप, और एक होता है इकोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब कि पैसे के मामले में जो वल्नरेबल है वो, और एक सोशली जो सामाजिक रूप से वल्नरेबल है वो. तो 2 पार्ट्स में वल्नरेबल ग्रुप डिवाइडेड है उसके इंडिया में. इंडिया की बात हो रही है, ठीक है. अब social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households. देखो, अब सोशल ग्रुप एक है और एक है इकोनॉमिक ग्रुप. सोशल ग्रुप में सामाजिक रूप से कौन वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल वो होते हैं जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ये सब वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं जो कि सोशली वल्नरेबल होते हैं, ठीक है. तो हमने इतना देख लिया कि क्या कौन आता है सोशल ग्रुप में. वो जो एससी होते हैं, जो एसटी होते हैं, उनके जो हाउस होल्ड, मतलब उनके जो घर वाले होते हैं ना, वो किस में आते हैं, सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है. फिर सिमिलरली क्या होता है, जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, among the economic groups the most vulnerable groups are the rural agricultural labor households and the urban casual labor households. अब अगर हम इकोनॉमिक रूप में देखें, सोशली रूप में हमने देख लिया कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ये जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं वो होते हैं. अब हम इकोनॉमिकली ग्रुप में देखें तो हमें कौन मिलता है, हमें मिलते हैं कि मतलब जो यहाँ पे अर्बन नहीं, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, जो रूरल एरिया, मतलब कि जो विलेज में, जो गाँव में जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, मतलब कि जो खेती का काम करते हैं, उनके घर वाले, और जो अर्बन एरिया में, मतलब कि सिटीज़ में जो ऐसे ही कैजुअल लेबर का काम करते हैं और उनके घर वाले. कैजुअल लेबर मतलब वही सब्जी की दुकान, जिससे कोली, ठीक है, कॉबलर, ठीक है, वो सब कौन होते हैं, वो सब आपकी वल्नरेबिलिटी में आते हैं, ठीक है. वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, ठीक है. तो हमने क्या देखा, सोशली वल्नरेबल कौन होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस, एससी हो गए, एसटी हो गए, और इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं, जो अगर हम रूरल एरिया में देखें तो जो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं वो, और अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे कौन होते हैं, जो ऐसे ही कैजुअल लेबर होते हैं वो होते हैं, ठीक है. अच्छा, इनके घर वाले और इनके घर वाले वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है. अब
ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. अब इन सारे ग्रुप्स का ये 3.1 पहले मैं आपको ग्राफ दिखाते, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी, ताकि ये जितना भी लिखा है ना, इसके आगे का जितना भी लिखा है वो इसी के बारे में है, ठीक है, ग्राफ से ही रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया 2011 टू 2012, 2011 से 2012 तक का है ये, ठीक है, तब का परसेंटेज है ये। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, जो कि ज़्यादातर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सोशल ट्राइब शेड्यूल ट्राइब मतलब कि एसटी देखो 43%, मतलब अगर एससी 100% है तो उसमें से 43% एसटी जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कितने? 43%। 100% अगर आप मान लो कि 100 है एसटी, चलो नंबर से मान लेते हैं कि 100 है एसटी, ठीक है, 100 लोग हैं एसटी जो हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास एसटी में है। अब उनमें से 43 लोग जो है ना वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको रोज़मर्रा की लाइफ में जो चाहिए होता है वो उससे भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। अब समझ में आया? जैसे कि ये है पूरा, इसमें टोटल ये देखो, ये पूरा एसटी कम्युनिटी है, ठीक है। अब इसमें 100 है पूरा। अब इसमें से 43% जो है वो ऐसे एसटी हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। उसी तरह से सेम कंडीशन में एससी, ये दोनों आ जाते हैं हमारे सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स में, ठीक है, सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं ये, ठीक है। तो अब शेड्यूल कास्ट 29% है। अगर हम 100 से समझ लो ये 100% है, तो 100 में 29% शेड्यूल कास्ट ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया अब इंडिया का पॉवर्टी रेशियो। ये टोटल मतलब पूरे इंडिया का जितने भी लोग गरीब हैं उनका रेशियो मिला के 22% होता है, ठीक है। इंडिया में जितने लोग उस समय 2011 टू 2012 में जितने लोग गरीब थे, ये उनका रेशियो है 22%, और जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदार हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब इन्हीं सबके मिला के ही तो हुए हैं 22%, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा सोशली वाला, ये तो पूरा एवरेज था भाई, ये तो अलग ही है। फिर ये जो है ये ग्रुप कहलाएगा हमारा इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो हैं। तो देखते हैं पहले इन्हें। अब इनमें जैसे कि कैजुअल लेबर, फार्म मतलब रूरल एरिया में, विलेज में जो वैसे लेबर्स होते हैं एग्रीकल्चरल वाले, तो उनमें से 34%, समझ लो 100% अगर कोई एग्रीकल्चरल वर्क कर रहा है रूरल एरिया में, तो उसमें से 34% कौन है जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये है अर्बन एरिया का, मतलब कि सिटीज़ का कैजुअल लेबर है ये, जो कि फार्मिंग नहीं करते हैं, दूसरे वर्क्स करते हैं। तो इनमें से 34%, 100% में से 34% ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे सिटीज़ में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, देखते हैं। यहाँ पे थे हम, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, इस सारे ग्रुप्स में क्या है, परसेंटेज दिया है, मतलब कि ये जो ग्राफ है ना इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है ना, कि हर एक ग्रुप में, कैजुअल लेबर की ग्रुप में, फिर एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड की ग्रुप में कितने वो होते हैं, तो वही पूरा परसेंटेज दिया है 2011 टू 2012 तक का, ठीक है। नाउ although the average for people below poverty line for all groups in India is 22, अगर हम पूरे देखें कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, मतलब कि जो पुअर है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो टोटल कितने हैं इंडिया में 2011 टू 2012 के हिसाब से, वो है 22%, ठीक है, 22% है, जिसमें से 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, जहाँ पे 22% कैसे लोग हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसमें 43 लोग कौन हैं, जिसमें 43 लोग हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर नॉट एबल टू मीट दियर बेसिक नीड, जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तभी तो वो पुअर कहलाएंगे। फिर सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सिमिलरली इसी तरह से जो हमारे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, मतलब जो अर्बन एरिया सिटीज़ एरियाज़ में जो ऐसे ही
वो सब्जी वब्जी वाला काम करते हैं, तो उनमें से 34% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, ऐसे लेबर हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरिया एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो प्योर। उसी तरह से जो हमने अभी पढ़ा वही चीज़ लिखी है कि 34% कैजुअल लेबर जो रूरल एरिया में काम करते हैं, जो विलेज में एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, उसमें से 34% हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। उसी तरह से 29% वो हैं शेड्यूल कास्ट, मतलब 29% है जो कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं और उनको पुअर कहा जाएगा। ठीक है, फिर the double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the social disadvantage। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है पूरी, ये बहुत ही ईजी है बट थोड़ी सी टिपिकल लगेगी अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे तो हम ग्राफ के मुकाबले इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि कोई एक इंसान है जो देखो, ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, ये सब के सब ये सब के सब क्या है, ये सब वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। अब इनमें से अगर हम एक की तरफ चले कि अगर कोई इंसान अगर एक कैजुअल लेबर है, मतलब कि ऐसे ही समझ लो सब्जी बेचता है सिटीज़ में, तो और ठीक है, जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, वल्नरेबल ग्रुप्स। अब वो इंसान एससी भी है, मतलब कि वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग भी करता है, तो उसके पास डबल डिसएडवांटेज होगा कि नहीं। वो पहली बात तो वो क्या है, एक कैजुअल लेबर है, ठीक है, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या है कि वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग भी करता है, तो उसके पास डबल डिसएडवांटेज है, तो वो डबल वल्नरेबल कहलाएगा, है ना। उसको और ज़्यादा, वो पुअर से भी पुअर कहलाएगा। यही चीज़ लिखी है बस, और कुछ नहीं था। तो जो डबल डिसएडवांटेज होता है कि एक लैंडलेस, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसा कोई कैजुअल लेबर, वेज लेबर जो हर एक दिन का पैसा ले, तो उसके घर वाले सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ दी शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखो ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब यही चीज़ लिखी है कि अगर आप एक शेड्यूल कास्ट से भी बिलोंग कर रहे हो, हाँ ठीक है, अगर आप एक शेड्यूल कास्ट से भी बिलोंग कर रहे हो, सेकेंड चीज़ क्या है कि आप एक कैजुअल लेबर भी हो जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है, आपके पास डबल डिसएडवांटेज, और ये काफ़ी सीरियस बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये लाइन है, सम recent studies have shown that except for the social tribe households, all the three groups, that is scheduled caste, rural agricultural laborers and the urban casual labor households, have seen a decline in poverty in the 1990s। ठीक है, तो क्या लिखा है कि अभी अगर हम लोग देखें, ऐसा माना गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उन्हें छोड़कर, जितने भी उनके घर वालों को छोड़ के या फिर उन्हें छोड़ के जितने भी और ग्रुप्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हैं, और जो मतलब जो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं विलेज में, वो रूरल एग्रीकल्चरल वाले, और नेक्स्ट जो अर्बन सिटीज़ में जो ऐसे ही कैजुअल वर्क करते हैं, ठीक है, सब्जी वब्जी बेचना, तो वही, तो वो सब, इन सब में थोड़ा सा पॉवर्टी इनकी कम हुई है। पॉवर्टी रेशियो क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब कि ये गरीब, मतलब कि कुछ कम ही गरीब बचे हैं। अच्छा, ग्राफ से पता चल जाएगा हमें क्या कहा गया है, शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर ना, देखो शेड्यूल ट्राइब्स 43% हैं जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट देखो 29% है, इनसे क्या है, कम है। सिमिलरली ये देखो, ये भी इनसे कम है, जो कैजुअल लेबर, जो मतलब एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, वो भी कम ही है, हाँ कम। वैसे देखो परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस है, 43-34 डिफरेंस है, मतलब कि 43 सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 34 है। सबसे ज़्यादा पुअर, अगर आप कहो कि सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कौन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सी आप कह सकते हो वल्नरेबल ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, पुअर है, तो वो होगी शेड्यूल ट्राइब्स। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं, मतलब कि उनके ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। ओह आई एम रियली सॉरी,
ओके, तो मतलब उनमें ज़्यादा चेंजेस, मतलब कि चेंजेस का मतलब कि वो पुअर से ऊपर उठ नहीं पाए हैं, मतलब ज़्यादातर लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ये 1990s को माना गया है कि और सब जितने भी हैं ना उनमें थोड़ी पॉवर्टी लाइन में थोड़ा सा उनका मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं कुछ ग्रुप्स, ठीक है। अब apart from these social groups there is also inequality of incomes within a family. In poor families, all suffer but suffer more than others. In some cases, women and elderly people and female infants are denied equal access to resources available in the family. देखो, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि हर एक सोशल ग्रुप को, हर एक सामाजिक ग्रुप्स को हम लोग देखते हैं तो इनकम्स में इनइक्वालिटी बनती है। जैसे कि अगर एक घर, नहीं ये नहीं, अगर एक घर 90 रुपीज़ एक दिन में कमा रहा है, ठीक है, अगर एक घर है जिसमें 5 लोग हैं, अब 5 लोग हैं और 5 नहीं, समझ लो 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं और 90 रुपीज़ कमा रहा है अगर एक पर्सन, मतलब कि उस घर का जो हेड है वो कितना कमा रहा है, 90 रुपीज़ कमा रहा है एक दिन में। अब वो ऐसा तो करेगा नहीं कि 4 लोग हैं, मतलब 20 रुपये अपने आप को दे देगा, 20 रुपये अपनी वाइफ को दे देगा, 20 रुपये अपने बच्चों को दे देगा। क्या ऐसा वो करेगा? नहीं करेगा। मतलब 80 है समझ लो कि तभी तो बराबर बटेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कि सबको इनकम्स फैमिली में बिल्कुल इक्वल नहीं मिलती है, इनइक्वालिटी तो होती ही है, ठीक है। अगर आप पुअर फैमिलीज़ को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। लेकिन कुछ फैमिली कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर जाती हैं, है ना। ऐसा जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनमें से कुछ ज़्यादा ही फैमिलीज़ जो है वो सफ़र कर जाती हैं, है ना। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू फैमिली। कुछ केसेस में क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं, घर की जो वुमेन होती हैं, और जो एल्डरली पीपल मतलब कि जो बूढ़े होते हैं आपके घर में वो, और जो फीमेल इन्फेंट्स मतलब कि जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां बच्ची होती हैं, मतलब कि बच्ची होती है और बच्चियाँ होती हैं, ठीक है, बच्चे नहीं बच्चियाँ होती हैं, वो उनको कुछ इक्वल एक्सेस नहीं दिया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स में से एक हस्बैंड है, सेकेंड वाइफ है, थर्ड एक लड़का है, बच्चा है, और फोर्थ एक बच्ची है, तो बच्ची को, वुमेन को, और 4 नहीं समझ लो 6 लोग हैं, और दादा दादी हैं, समझ लो दादा है दादी है, तो दादा दादी को और जो बच्ची है उसको और जो वुमेन है उससे ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाती है, पूरेस्ट टू द पुअर कहलाती है। क्यों उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है? अगर एक पुअर फैमिली है उसमें सभी पुअर हैं, सभी वल्नरेबल ग्रुप्स में आएंगे, लेकिन पुअर फैमिली में वुमेन, एल्डरली पीपल और जो फीमेल इन्फेंट्स होती हैं वो ज़्यादा पुअर कहलाएंगी। क्यों? तो ये देखो, ये लाइन आपको जब हम स्टोरी ऑफ सेवारमन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी ऑफ सेवारमन। लेट्स बिगिन। सेवारमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। सेवारमन क्या है, एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, करूर के पास जो है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। अब क्या कहा गया है, हैंडलूम मतलब वो जो बुनाई सुनाई का काम नहीं होता है, फैब्रिक्स को बुनाई उनाई करना, तो उस चीज़ के लिए ना ये जो करूर टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बुनाई के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उस विलेज में, अब जो करूर टाउन है उस विलेज में 100 फैमिलीज से भी ज़्यादा 100 फैमिलीज ही रहती हैं, मतलब देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। लगभग 100 फैमिलीज हैं पूरी विलेज में, 100 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। सेवारमन एंड अरुणथायर मतलब कि कॉबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर फॉर रुपीज़ 160 पर डे। अब वो मतलब कि एक कॉबलर वाले कास्ट से बिलोंग करता है, कॉबलर के कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि क्या काम करता है, वो एक एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं ना वो है, और एक दिन में उसे हर एक दिन उसे 160 रुपये कमाने को मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब डेली वेज वर्कर है, हमें समझ में आता है ये। बट दैट्स वन ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। लेकिन देखो, हमेशा उसे काम नहीं मिल पाता है, कुछ 5-6
5-6 महीने ही उसे ये काम मिल जाता है। और दूसरे टाइम पे क्या करता है, एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। और कुछ अदर टाइम पे जैसे कि 5-6 महीने उसने एग्रीकल्चरल वर्क कर लिया, फिर और जो टाइम रहता है उसमें क्या करेगा वो, तो ऐसे ही अलग अलग ऐसे ही जो उसे मिल जाए जॉब वैसे वो जॉब करता है टाउन में। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम। उसकी वाइफ जो है शशिकला है, उनका नाम है, वो भी उनके साथ काम करती हैं। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज। लेकिन अब उन्हें इस समय क्या हो रहा है कि उन्हें काफ़ी मुश्किल से काम मिल रहा है। एंड इवन इफ शी डज, शी इज़ पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। और अगर उन्हें, जैसे कि उन्हें तो काफ़ी रेयर काम मिल रहा है, लेकिन जब उन्हें मिला तो उनका था ₹100। अब उन्हें मतलब कि अगर जब उनको एक बार काम मिल गया तो वो ₹100 कमाती हैं एक दिन में। कितने, ₹100 कमाती हैं एक दिन में, लेकिन सेम वर्क के लिए। मतलब जो काम शिवरमन उनके मतलब जो हस्बैंड करते हैं, सेम वर्क के लिए उन्हें ₹100 मिलते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और लगी कि 160 सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्राइस में क्यों डिफरेंस है। वुमेन है यहाँ पे जिनका जो ₹100 कमा रही हैं सेम वर्क के लिए, और यहाँ पे जो मेन है वो भी सेम वर्क के लिए क्या कर रहे हैं, एकदम सेम कर रहे हैं। क्यों, यहाँ पे चेंज क्यों है पैसे में, तो ये चीज़ आपको रिलेट करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो वुमेन होती हैं, अगर एक पुअर घर है, एक पुअर फैमिली है, उसमें से वुमेन लोगों को ज़्यादा, मतलब वो पुअर तो है ही, गरीब तो है ही, ऊपर से उन्हें ज़्यादा इक्वल चीज़ें भी नहीं दी जाती। कोई भी रिसोर्सेज हैं घर में तो वो भी इक्वल नहीं दी जाती है। यही चीज़ है, देखा, ₹100 सेम वर्क के लिए उन्हें केवल ₹100 मिल रहा है, और सेम वर्क के लिए ₹160 मिल रहा है मेन को, मतलब कि शिवरमन को। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क, सॉरी यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया था ना। फिर फॉर द सेम वर्क यहाँ से है स्टार्ट। अब देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। अब उस फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। शिवरमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर इज इल। उसकी मतलब शिवरमन की 65 ईयर्स की एक उनकी मदर हैं जो कि विडोड है, मतलब कि विधवा हैं, जो कि बीमार रहती हैं, एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड। और वो मतलब उनकी जो मदर हैं वो इल रहती हैं। शिवरमन की जो मदर हैं वो विडोड हैं, है ना, और वो इल रहती हैं, 65 ईयर्स ओल्ड की हैं वो, और नीड्स टू बी हेल्प्ड विथ हर डेली कोर्स। और उन्हें हर एक अपने कोर्स के हिसाब से उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। ही हैज़ अ 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर। और जो शिवरमन है उनकी 25 ईयर्स की एक अनमैरिड सिस्टर हैं, एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 ईयर टू 16 ईयर्स। और उनके 4 बच्चे हैं जो कि 1 साल से 16 साल के बीच के हैं, ठीक है। फिर 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, और उनमें से 3 बच्चे गर्ल्स हैं, और जो सबसे छोटा है वो उनका बेटा है, द यंगेस्ट इज अ सन। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। उनमें से कोई भी गर्ल्स जो है ना, तीनों गर्ल्स में से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी ही कांट अफोर्ड। उनके लिए बुक्स खरीदना और बाकी चीज़ें जो कि स्कूल में जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सब उनके लिए एक लग्जरी था, काफ़ी वैसा आइटम था, और वो इस चीज़ का अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और शिवरमन की एक और विचारधारा थी कि मतलब जो उनकी बेटियां हैं उन्हें पढ़ा के, क्योंकि वो तो शादी कर लेंगी और शादी करके चली जाएंगी, तो उन्हें एजुकेशन देने से कोई मतलब नहीं है। तो उनकी एक ऐसी विचारधारा थी, बेसिस थी। फिर हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। और उनकी जो मदर थी, जो बीमार थी, वो इंटरेस्ट खो चुकी थी ज़िंदगी में। वो मतलब कि वेट कर रही थी कि वो कब मरेंगी, ठीक है। हिज सिस्टर, उनकी जो बहन है जो कि 25 साल की है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है जो 16 साल की है, वो क्या करती है, पूरे घर को संभालती है।
ठीक है। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। शिवरमन ने ये प्लानिंग कर ली थी क्योंकि उसका बेटा तो 1 साल का था, तो शिवरमन ने ये प्लानिंग कर ली थी कि वो अपने बेटे को जब वो स्कूल लाने जायक हो जाएगा तो उसे वो स्कूल भेजेगा, जबकि उसने अपनी बेटियों को नहीं कहा स्कूल जाने के लिए, और उसको वेस्ट ऑफ मनी भी लग रहा था कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे, क्योंकि वो तो चली जाएंगी कभी ना कभी। तो ये देखो, फिर हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया कि देखो वुमेन को पैसा कम मिला था ना, 100 मिला था सेम वर्क के लिए और 160 मिला था शिवरमन को, है ना। तो ये भी हमने जान लिया कि वुमेन को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब फीमेल इन्फेंट्स मतलब कि जो बच्चियाँ होती है उन्हें भी करना पड़ता है। अभी हम लोगों ने इसी स्टोरी में देखा कि उन्हें एजुकेशन देने का उनके फादर ने सोचा कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी भी है, मतलब कि उन्हें इन पे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा। तो फीमेल इन्फेंट्स को भी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुअर, मतलब उनको वो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप्स होती हैं। फिर कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। फिर शिवरमन नहीं हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। सो उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है शिवरमन की, उनके वाइफ के साथ पटती नहीं है बिल्कुल। सो शशिकला जो उनकी वाइफ है फाइंड्स हर अ बर्डन। वो उसकी सिस्टर को, उसकी बहन को, शिवरमन की बहन को एक बोझ समझती है। बट शिवरमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि देखो शिवरमन के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पा रहा है। ऑल द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, और पूरी फैमिली को 2 वक्त का खाना अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, और शिवरमन कभी कभार एक बार मिल्क ले आता है, दूध ले आता है केवल अपने एक सन के लिए, मतलब अपने केवल एक बेटे के लिए, मतलब अपनी बेटियों के लिए नहीं, केवल अपने बेटों के लिए। तो देखो यहाँ पे उनकी मदर, हमें एक और चीज़ मिल गई थी कि एल्डरली पीपल मतलब कि जो बूढ़े होते हैं, जैसे कि उनकी मदर थी 65 ईयर्स ओल्ड की, उन्हें भी देखो यही हुआ ना कि वो अपने इलाज के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, और कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल नहीं पा रही थी। तो यही कहा गया है कि पूरेस्ट टू पुअर है कौन, वुमेन, एल्डरली पीपल और फीमेल इन्फेंट्स। ओके, सो हमें ये स्टोरी से हमें ये पता चल गया। फिर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। थैंक यू सो मच।